Hello dear friends, I am again with you for the important sum of departmental accounts. तो आज हम बहुत ही important sum solve करने वाले हैं that will be of departmental accounts. तो ये बहुत important sum होगा. First of all, I have written the sum. सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम को यहाँ पे नोट डाउन किया है. Then we have to solve. तब हमने इसको सॉल्व किया. There are various working notes also. मैंने कई तरह के इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स भी बनाए हैं. अब यहाँ पे हमने सॉल्यूशन है एंड देयर इज ए प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करते हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट इज इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर. ये हमारी जो प्रॉब्लम है ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की है. ए ने बी को ट्रांसफर किया और बी ने सी को ट्रांसफर किया. अब यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो मेन मैं पॉइंट नोट डाउन कराना चाहता हूँ. यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट डाटा है, that is opening stock है, direct material is given, wages is given, closing stock is given, and here it is written that A department is transferring to B department at cost plus 50%. जो A डिपार्टमेंट है वो B को ट्रांसफर कर रहा है एट कॉस्ट प्लस 50%, और जो B डिपार्टमेंट है वो C को ट्रांसफर कर रहा है एट कॉस्ट प्लस 10%. और ये हमारी कुछ सैलरीज की फिगर भी गिवन है और इनकी एलोकेशन हमें जीपी रेशो पे करनी है. इट इज रिटन. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सम है. तो इसको मैंने सॉल्व किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना होगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट. उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. That will be of combined profit and loss account, जिसमें हम लोडिंग की कैलकुलेशन करेंगे. That will be stock reserve calculation. अब सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं. That is the important data given, important information given. तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 3000, बी का 4000, सी का 6000. तो हमने लिया 3000, 4000 एंड 6000. तो हमारी स्टार्टिंग होगी टू ओपनिंग स्टॉक. ये हमने मेंशन किया 3000, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है. उसके बाद होती है कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम परचेज भी कह सकते हैं अगर ट्रेडिंग अकाउंट में कहें. तो इसको हमने कंजम्पशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल को हमने सेकंड आइटम में लिया टू डायरेक्ट मटेरियल ट्रेडिंग अकाउंट में. 8000 जैसे गिवन है, 12000 हमने वैसे ले लिया, यहाँ पे नथिंग. उसके बाद हमारे पास वेजेस भी गिवन है. अब वेजेस गिवन है 5000 एंड 10000. तो हमने लिया टू वेजेस 5000 एंड 10000 एंड सी में हमारे पास कुछ नहीं होगा, दैट विल बी नथिंग. उसके बाद हमने सेल को मेंशन किया बाय सेल. इट इज ओनली इन सी डिपार्टमेंट में है. ये हमारा 34000 है. तो हमने यहाँ पे लिया बाय सेल, हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये सी में आएगा 34000. और क्लोजिंग स्टॉक भी हमें गिवन है 4000, 14000 एंड 8000. हमने यहाँ पे लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे. ए का पास 4000, बी का 14000, सी का 8000. उसके बाद अब हमने एक वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट बनाना है. वो हमारा होगा ट्रांसफर प्राइस के लिए. अब यहाँ पे लिखा गया स्टॉक्स ऑफ ई डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू बी डिपार्टमेंट एट ए मार्जिन ऑफ 50% अबव कॉस्ट. जो ए डिपार्टमेंट का स्टॉक है वो बी को ट्रांसफर किया गया, जिसमें कॉस्ट प्लस 50% था. यानी ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट से 50% का मार्जिन कमाया, अर्न किया. उसके बाद बी ने अगर सी को सेल किया या ट्रांसफर किया, बी का मार्जिन रहा है 10% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट. अब बी का मार्जिन था 10% अबव कॉस्ट. तो ये हमारी प्रॉब्लम आती है. अब इनके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना है जो हमारा ट्रांसफर प्राइस होगा. अब जहां तक हमने सॉल्व कर लिया है, यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक की पोस्टिंग कर दी, मटेरियल की कर दी, वेजेस की कर दी, क्लोजिंग स्टॉक की कर दी और सेल की कर दी. अब हम बनाते हैं वर्किंग नोट ऑफ ट्रांसफर. अब ए ने बी को किया. अब ए का इंपॉर्टेंट जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम नोट डाउन करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे. ए का ओपनिंग स्टॉक गिवन है 3000,
हमने उसकी कॉस्ट ली 3, उसमें हमने मटेरियल ऐड किया 8000, हमने 8000 वर्किंग नोट में ऐड कर दिया। उसके बाद वेजेस हमारे पास हैं एक ही 5000, तो हमने 5000 की वेजेस को भी ऐड कर दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लेस कर देंगे 4000, क्योंकि हमें यहाँ पे नेट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेट कॉस्ट बनाएंगे। तो नेट कॉस्ट के लिए हमने मेथड लिया ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस वेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने एक एक क्लोजिंग स्टॉक को भी लेस किया, जो हमारे पास एक एक अकाउंट में गिवन है 4000, तो ये हमने लेस किया, तो एक ही नेट कॉस्ट बनती है 12000। तो ये अगर हम टोटल करें क्लोजिंग स्टॉक और लेस करें तो नेट टोटल कॉस्ट आती है 12000। अब ए ने बी को ट्रांसफर किया एट ए मार्जिन ऑफ 50%, जितनी कॉस्ट थी उसमें 50% ऐड किया, मार्जिन कमाया, अर्न किया ए ने बी से। तो इसका मतलब जब हम ट्रांसफर निकालेंगे तो 12000 में 50% हम ऐड करते हैं, ये बनेगा 6000। तो टोटल हमारा ट्रांसफर प्राइस होगा 18000। तो 18000 ए ने बी को ट्रांसफर किया। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हम कहते हैं क्रेडिट द गिवर। अब ए ट्रांसफर कर रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ट्रांसफर, ए के क्रेडिट में चला जाएगा 18000 और बी को डेबिट हो जाएगा टू ट्रांसफर 18000। तो जो देने वाला होता है वो क्रेडिट कर देता है, जिसको रिसीव होता है उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बी को डेबिट हो गया 18000, ए को क्रेडिट हो गया 18000। तो हमने एक ही ट्रांसफर कैलकुलेट कर ली है जो है ए टू बी। अब हमने बी टू सी की ट्रांसफर कैलकुलेट करनी है। तो बी के लिए हम टोटल कॉस्ट अब कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में। तो यहाँ पे हमने वर्किंग नोट बनाया फ्रॉम बी टू सी। अब इसका ओपनिंग स्टॉक बी का गिवन है 4000, तो हमने यहाँ पे 4000 लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल हमारा 12000 है, तो हमने यहाँ पे 12000 लिया। वेजेस हमारी 10000 है, तो हमने 10000 लिया। अब जो ट्रांसफर आया था बी के पास वो भी ऐड होगा, जो बी को मिला था। बी को कितना मिला था? 18000 का भी ट्रांसफर मिला था, वो भी ऐड हो जाएगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक, अब बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 14000, ये हमने लेस कर दिया। तो बी की नेट कॉस्ट होगी 30000। अगर हम इनका 4 आइटम्स का टोटल करें और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करें तो बी की नेट कॉस्ट आती है 30000। अब बी ने सी से कितना मार्जिन कमाया? हमारे क्वेश्चन में लिखा है 10% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। अब 10% हम 30000 में ऐड करेंगे नेट कॉस्ट में, तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस आएगा 33000। हेंस फ्रॉम बी टू सी अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो बी का जो ट्रांसफर प्राइस होगा वो 33000 होगा। तो बी को हम क्रेडिट करेंगे, बाय ट्रांसफर में बी देने वाला है, क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर। अब सी को हम डेबिट करेंगे, सी इज द रिसीवर, 33 क्रेडिट हो जाएगा बी को, सी को डेबिट होगा 33000। तो ये हमने कर दिया। सेल हमने पोस्ट पहले की हुई है। अगर हम अब जीपी कैलकुलेट करें, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करें, तो हमारी क्रेडिट साइड एक्सीड होगी। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, इट मींस हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया ट्रांसफर से, तो ये बनेगा ए का जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 6000, बी का आएगा 3000, सी का होगा 3000। तो अगर इनकी रेशो देखी जाए, जीपी की रेशो अगर हम चेक करें, वो बनती है 6000 3000 3000, जिसको हम कह सकते हैं 2:1 रेशो। तो कहते हैं अगले जो हमारे P&L के एक्सपेंस होने वाले हैं, जैसे हमें नेक्स्ट अब हमने कर दिया बाय जीपी, ये हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा 6000 3000 एंड 3000। अब इनकी रेशो क्या बनेगी? अगर हम जीपी की रेशो चेक करें तो ये बनती है 2:1। अब ये हमारी रेशो बन रही है। अब इसी रेशो में हमने अपने P&L के एक्सपेंसेस को एलोकेट करना है, क्योंकि इन्होंने बोला इनको जीपी रेशो में हमें
एलोकेट करना है। तो सबसे पहले हमने P&L को कंटिन्यू किया और ये आ गया बाय जीपी 6000 3000 3000, ये रेशो बनती है 211। अब हम लेते हैं सैलरीज, अब सैलरी को भी एलोकेट करेंगे, इसकी रेशो होगी 211, तो 2000 को करेंगे ये आएगा 1000 500 500, 211 की रेशो में कर रहे हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टोटल अमाउंट है 1000, इसकी अगर आप हम करेंगे 211 रेशो तो ये बनेगा 500 250 250। उसके बाद है हमारे पास रेंट है 6000, इसको भी अगर हम 211 करें तो ये बनता है 3000 1500 1500। इंटरेस्ट पेड 4000 है, ये बनेगा 2000 1000 1000। डेप्रिसिएशन हमारी 3000 है, ये बनेगा 1500 750 750। तो ये हमारे P&L के एक्सपेंसेस हैं जिनको हमें नॉर्मल P&L में बनाना है, तो हमने ये डेबिट कर दिया। इसका मतलब हमारा अब नेट आंसर क्या बनता है, डेबिट साइड हमारी एक्सीड कर रही है P&L की, तो हमारा जो लॉस होगा वो होगा नेट लॉस, ये बनेगा 2000 1000 1000, ये हमारा नेट लॉस आया। दैट विल बी इन द P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने नेट लॉस लगाया। अब हमारा जो मेन काम होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व। अब हमें स्टॉक रिजर्व को कैलकुलेट करना होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्क, और यहाँ पे हमें एक वर्किंग नोट बनाना होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ए ने बी को ट्रांसफर किया, इसका मतलब बी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसमें ए ने अपना प्रॉफिट कमाया है, इसकी हम लोडिंग कैलकुलेट करेंगे। अब बी ने सी को ट्रांसफर किया, अब सी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है इसमें भी लोडिंग कमाई गई है, पहले बी ने भी कमाया और ए ने भी अर्न किया, क्योंकि दोनों का लिंक है, पहले बी का होगा फिर ए का भी होगा, ये हम अब कैलकुलेशन करेंगे। अब हमने बनाया कंबाइंड P&L अकाउंट, तो सबसे पहले हम नेट लॉस लेंगे, तो नेट लॉस को डेबिट में ले आएंगे 2000 1000 1000, तीन डिपार्टमेंट का है, ये हमारा नेट लॉस होगा। अब हमें एक ओपनिंग स्टॉक पे हमें स्टॉक रिजर्व गिवन है, ओपनिंग स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमें गिवन है, इसको हम एज इट इज क्रेडिट साइड में ले लेंगे कंबाइंड P&L में। ये हमें बी डिपार्टमेंट का गिवन है 1000 और ये गिवन है 2000, इसको हमने 1000 और 2000 क्रेडिट में हमने लिख दिया बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्योंकि ओपनिंग का जो स्टॉक रिजर्व है वो क्रेडिट में जाता है, जो क्लोजिंग का होता है वो डेबिट में आता है, तो ये हमने क्रेडिट में कैलकुलेटेड को नोट कर लिया। अब हमारा काम होगा हमने इनकी लोडिंग को कैलकुलेट करना है, जिसको कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो इसको हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी कैलकुलेट कहते हैं, कैलकुलेशन है, तो यहाँ हम इसको स्टॉक रिजर्व भी कहते हैं। अब बी के पास जो स्टॉक है 14000 उसको ए ने ट्रांसफर किया। अब ए का रेट क्या है, पहला रेट है कॉस्ट प्लस 50%। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये ए का स्टॉक रिजर्व क्या होगा, पहले हम बी का क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे कितना गिवन है 14000। परचेजर के क्लोजिंग स्टॉक में सेलर का स्टॉक रिजर्व इंक्लूड होता है। अब बी का हमारा परचेजर है जिसके क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 14000, अब हमने लिया 14000, अब रेट गिवन था कॉस्ट प्लस 50%, अब इसकी लोडिंग बनेगी 50 डिवाइडेड बाय 150, क्योंकि इसका फार्मूला होता है परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, तो ये बनेगा 50 अपॉन 150 इनटू, अब इन्होंने बी ने ए ने कितना मटेरियल उसको ट्रांसफर किया, ए ने ट्रांसफर किया था 18000, अब जितना मटेरियल ट्रांसफर किया उसका फार्मूला आगे लगेगा इनटू ट्रांसफर डिवाइडेड बाय, अब बी की कॉस्ट कितनी है, अब बी की हमें कॉस्ट देखनी है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल भी इंक्लूड होगा, वेजेस भी होंगी और ये ट्रांसफर, इसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। अब हमने फार्मूला लिया इनटू ट्रांसफर प्राइस डिवाइडेड बाय मटेरियल
बी का मटेरियल कितना है और उसकी वेजेस कितनी है और परचेजर का ट्रांसफर प्राइस कितना, तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब हमारा फार्मूला चलेगा 14,000 इंटू 50 अपॉन 150 इंटू 18,000 का ट्रांसफर हुआ था डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट का मतलब होगा जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक लीव करेंगे, एक्सेप्ट ओपनिंग स्टॉक को छोड़ के। यहाँ पे हम लेंगे मटेरियल जिसमें हम वेजेस भी लेंगे और ट्रांसफर को इंक्लूड करेंगे, यानी टोटल कॉस्ट बनती है 40,000। अगर हम 3 आइटम का टोटल करें बी का, ये बनता है 40,000। तो यहाँ पे फार्मूला चलेगा 14,000 क्लोजिंग स्टॉक इंटू 50 अपॉन 150 इंटू 18,000 जो हम बी ए ने बी को ट्रांसफर किया, 18,000 जो ट्रांसफर हुआ डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ बी। परचेजर की देखनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजर डिपार्टमेंट यानी बी, इसमें हम लेंगे 40,000 इंक्लूडिंग ट्रांसफर। तो ये फार्मूला बनेगा 14,000 इंटू 50 अपॉन 150 इंटू 18,000 जो ट्रांसफर हुआ डिवाइडेड बाय परचेजर की टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग ट्रांसफर। ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा, जो बनेगा 40,000। तो ये भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 अपॉन 40,000, इसकी कैलकुलेशन आएगी 2100। तो यहाँ पे अब हम करना चाहेंगे टू स्टॉक रिजर्व, एक तो हमारे पास बनेगा 2100। अब सिमिलरली अब सी के पास भी क्लोजिंग स्टॉक है। अब इस जो क्लोजिंग स्टॉक में 2 डिपार्टमेंट्स का लिंक होगा, पहले तो बी ने सी से कमाया और उसके बाद ए ने भी सी से कमाया, क्योंकि ए पहले बी को ट्रांसफर करता है, बी आगे सी को करता है। तो जब हम सी की स्टॉक रिजर्व कैलकुलेशन करेंगे तो पहले तो इसमें बी का लिंक कैलकुलेट करेंगे। अब बी सी को ट्रांसफर कर रहा है कॉस्ट प्लस 10%। अब हम बी का देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमने जो परचेजर डिपार्टमेंट है उसका क्लोजिंग स्टॉक ले लिया कैलकुलेशन के लिए 8,000, क्योंकि इसी में उनका प्रॉफिट इंक्लूड है, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक लिया परचेजर का 8,000। अब बी ने कितना अर्न किया, बी ने किया 10% अबव कॉस्ट, तो यहाँ पे लगाएंगे 10 अपॉन 110, क्योंकि इसका हमेशा फार्मूला होता है परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। जैसे ए के बारे में था 50 अपॉन 150, यहाँ पे लगेगा 10 अपॉन 110, तो ये आंसर होगा 727। एक तो ये हमारी लोडिंग निकल आएगी जिसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम कहेंगे। एक आ जाएगा जो बी ने सी से कमाया वो होगा 727। अब जो बी ने सी से कमाया उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया 727, पर जो 8,000 है इसमें ए का भी लिंक है। अब हमें ए का भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है, तो पहले हमने क्या करना है, जो 8,000 क्लोजिंग स्टॉक है इसमें पहले बी के अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम लेस कर देते हैं। तो पहले इसके प्रॉफिट को एक्सक्लूड कर लो। अब हमने इसको एक्सक्लूड किया 8,000 माइनस 727, इसमें बी का प्रॉफिट हमने बाहर निकाल दिया। अब रिमेनिंग कितना बचा, 7273 अमाउंट हो गया। अब हमने इसमें ए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इसका वही फार्मूला होगा क्योंकि इसका 50% रेट था, तो ये फिर लगेगा 50 अपॉन 150 इनटू नेट ट्रांसफर प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ बी डिपार्टमेंट। जैसे हमने ऊपर की लोडिंग कैलकुलेट की थी फर्स्ट की, फिर वही लगेगा क्योंकि इसकी वही होगा। यहाँ पे बी से ऐसे ही होगा कि जितना हमने नेट ट्रांसफर किया डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम मटेरियल लेंगे, वेजेस लेंगे और ट्रांसफर कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, जो बनेगा 40,000। जब भी ए की हमें लोडिंग कैलकुलेट करनी है या ए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसका यहाँ पे फार्मूला वही चलेगा 50 अपॉन 150 तो रहेगा, इनटू कितना ट्रांसफर किया था उसने 18,000 किया था, 18,000 किया था डिवाइडेड बाय टोटल 40,000 जिसमें तीनों की कॉस्ट होगी। फिर हमने वही कैलकुलेट किया, इनटू करेंगे तो अब 10% के दूसरे फार्मूले में भी हमारा यही आ जाएगा 1091।
अब यहाँ पे क्योंकि बी ने सी से कमाया था 10% अबव कॉस्ट, लेकिन ए ने बी से जो अर्न किया था वो था 50% अबव कॉस्ट। तो 50 जब भी हम लगाएंगे 50/150 भी लगेगा सेकेंड टाइम, और फिर हमारा इनटू 18,000 जितना मटेरियल उसको ट्रांसफर किया डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट का प्रोपोर्शन, ये भी हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने फिर किया 8, क्योंकि हमारे सी के लिंक में दोनों डिपार्टमेंट का कंसर्न आएगा, क्योंकि सी के पास दोनों डिपार्टमेंट है। सी को जो सामान मिला उसमें बी की भी अर्निंग है और ए की भी अर्निंग है, इसलिए ए का भी हमें सेकंड टाइम फिर कैलकुलेट करना है इनटू 50/150 इनटू 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000 अगर हम करते हैं तो इसकी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा 1091। अगर हम तीनों का टोटल करें दैट विल बी 3918, ये हमारा स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। टोटल करते हैं तो हमारी कंपनी का जो नेट लॉस है दैट विल बी 4918, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे 2 इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट हैं। एक ट्रांसफर प्राइस के बारे में हमें ध्यान देना है, 2 डिपार्टमेंट का ट्रांसफर प्राइस है। एक हमारी लोडिंग के ऊपर है जिसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व भी कह सकते हैं और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी कह सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। थैंक यू वेरी मच।